इंडिया बांग्लादेश हैदराबाद तीसरे टी20 पे बात शुरू करने से पहले मैं रतन टाटा पे 1 मिनट बात करना चाहूंगा। बहुत बड़ी पर्सनैलिटी इस दुनिया ने खोई है। कुछ लोग ऐसे आते हैं जिनके बारे में आप बचपन से सुन रहे होते हैं कि यार ये एक बंदा है जो देश के लिए, मुल्क के लिए, वतन के लिए कुछ काम कर रहा है, और इसकी वजह से लाखों नहीं करोड़ों लोग इन्फ्लुएंस होते हैं। और पता नहीं कितने घरों में इनकी वजह से रोटी बनती होगी, कितने लोगों को इन्होंने जॉब्स दी अपने कंट्री के लिए। ये वो काम करके गए हैं कि जब तक आप सोच सकते हैं कि आने वाले कई साल तक, आने वाले पता नहीं कितने सालों तक लोग मिसाल देंगे कि यार वो एक बंदा था जो मुल्क के लिए पता नहीं कितनी फील्ड्स में बहुत कुछ कर गया। इतने पौधे लगाए हैं रतन टाटा ने, जिसका साया, जिसका फल इंडिया आने वाले कई साल खाएगा। बंगाल टाइगर्स की हैदराबाद में इंडियन टीम ने बिरयानी बना के खा ली है। मतलब 297 कितना बड़ा टोटल है, इसको समझने के लिए आपको यह बताना बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इंडियन टीम का टी20 इंटरनेशनल्स की हिस्ट्री में यह हाईएस्ट टोटल है, 297 फॉर 6। इससे पहले जो इंडियन टीम का हाईएस्ट टोटल था वो कहीं 2017 में था, श्रीलंका के अगेंस्ट। कितना? 260, 260। ये इंदौर में मैच हुआ था 2017 में। तो देखो कि 2017 के बाद आज हम अक्टूबर 2024 में हैं। दरमियान में कितनी टी20 क्रिकेट हुई है, टी20 वर्ल्ड कप्स हुए हैं वगैरह वगैरह। लेकिन आप देखो कि कितने बड़े मार्जिन से इंडिया ने इस मैच में पहली इनिंग्स में ही अपने आप को आगे कर लिया था कि जी हम इस मैच में वजीता होंगे, हम इस मैच में आज जीतेंगे। बहुत 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 आसानी से पहली इनिंग्स में ही ये मैच साइड पे किया। अच्छा, इसके अलावा जो टी20 की हिस्ट्री का एक हाईएस्ट टोटल है पूरी दुनिया में इंडिया के अलावा, वो नेपाल का है, मंगोलिया के खिलाफ। ये नेपाल वर्सेस मंगोलिया वही मैच है जो हुआ था ना एशियन गेम्स में, जहां अजीब विकेटें थी, छोटी छोटी बाउंड्रीज थी। 314 किया था नेपाल ने। तो हम इस रिकॉर्ड को इस तरह देखते हैं कि इंडिया का ये जो 297 है, ये किसी भी टीम का हाईएस्ट टोटल है। इवन इसको मैं नेपाल से भी ज्यादा रेट करूंगा। क्यों? क्योंकि टेस्ट प्लेइंग नेशंस का ये हाईएस्ट रिकॉर्ड है। बांग्लादेश टेस्ट प्लेइंग नेशन है, इंडिया टेस्ट प्लेइंग नेशन है। टेस्ट प्लेइंग नेशंस में ये हाईएस्ट टोटल है किसी भी टीम का टी20 में, 297। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि टी20 की हिस्ट्री में इंडिया ने पूरी दुनिया में आज सबसे ज्यादा टोटल लगा दिया है? आप नेपाल और मंगोलिया को भूल जाएं, एशियन गेम्स को भूल जाएं, टेस्ट प्लेइंग नेशंस को देखते हुए तो यस, इंडिया का स्कोर अब 297 दुनिया के पहले नंबर पे है। अब हम संजू सैमसन पे बात ना करें। वो क्या डायलॉग है, पुष्पा समझ के फ्लावर समझा क्या, फायर है मैं। वो फायर ही है। कितना बड़ा बूस्ट मिला है संजू सैमसन के करियर को ये 111 करके। 111 जो किया वो मतलब सिर्फ 47 बॉल्स पे। और एक मतलब आप समझ सकते हैं ना कि संजू सैमसन का कितना क्यूरियस केस था कि शायद हम ये डिस्कस कर रहे थे कि ये इनके करियर की आखिरी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। गौतम गंभीर ने शायद डिसाइड कर लिया कि यार ये आखिरी दफा इसको आजमा लो। और कुछ संजू का भी कसूर, कुछ बीसीसीआई का भी कसूर, लेकिन संजू सैमसन उस तरह से जगह नहीं बना पाए इंडियन टीम में। लेकिन ये जो इन्होंने आज 100 लगाया है, ये संजू सैमसन को बचा गया है। अभी हम दूसरे टी20 में भी बात कर रहे थे ना कि इस सीरीज में संजू सैमसन को एक ऐसा स्कोर लगाना पड़ेगा कि उनकी बात हो कि यार ये तो ड्रॉप नहीं बनता, चाहे आप जिस मर्जी टीम के अगेंस्ट खेलने। तो एक ऐसा टोटल लगाया, एक ऐसा स्कोर लगाया बोर्ड पे संजू सैमसन ने, 8 छक्के 11 चौके 47 बॉल्स पे 111। यार मतलब कमाल नहीं होगी। और ऑब्वियसली जितना कॉन्फिडेंस उनको मिला होगा इस इनिंग्स के साथ, वो उसको डेफिनेटली आगे लेके जाएंगे। बिकॉज कहीं ना कहीं एक तो संजू सैमसन की फैन फॉलोइंग भी भारत में बहुत बड़ी है। आप जानते हैं जहां इंडियन टीम प्रैक्टिस करे अक्सर पीछे संजू सैमसन के बोर्ड लगे होते हैं। और
कहीं ना कहीं सब चाहते भी थे कि यार ये परफॉर्म करे, क्योंकि आपको पता होता है कि जो आपका बच्चा डिजर्विंग हो ना, वो उस तरह से इंटरनेशनल लेवल पे खुद को ना प्रूव कर पाया हो, तो कहीं ना कहीं आप चाहते हैं कि यार ये कर ले, बस अपने साथ इंसाफ कर ले। क्योंकि बड़े ऐसे प्लेयर होते हैं जो निचली सतह पे डोमेस्टिक लेवल पे बहुत परफॉर्म करते हैं, आईपीएल में बड़ा मारते हैं, लेकिन इंटरनेशनल में आके मुरझा जाते हैं। सूर्या कुमार यादव एज ए कैप्टन शाइन करते जा रहे हैं, शाइन करते जा रहे हैं, एंड सो गुड टू सी हिम। मतलब जिस तरह की उन्होंने भी इनिंग्स खेली 75 रन की, मैं कहता हूं कि जिस तरह इंडिया ने आज बांग्लादेश को हराया ना, मैं अक्सर अपनी वीडियोस में एक बात करता आपको नजर आता हूं कि एक फर्क होना चाहिए एक बड़ी टीम में और एक ऐसी टीम में जिसमें बहुत पोटेंशियल है। बांग्लादेश, इंडिया, एक फर्क होना चाहिए। जब ये दोनों खेलें तो बड़ी टीम उसको ऐसे मार्जिन से हराए कि उसको अपनी परफॉर्मेंस पे शक पड़ना शुरू हो जाए कि यार मैं वाकई यहां पे क्रिकेट खेलने आया हूं। तो ये फर्क रहना बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये तो दुनिया की कुछ दूसरी नालायक टीमें हैं जो कि लो रैंक टीम्स के साथ खेलें तो उनके लेवल पे चली जाती हैं और हार भी जाती हैं। लेकिन जो दुनिया की बड़ी टीम होती है उसकी निशानी होती है वो चीर फाड़ देती है आपको, कि आप अगली दफा सोचें कि यार हमने इनके कंट्री में क्रिकेट खेलने जाना भी है कि नहीं। वो जैसे किसी जमाने में वेस्ट इंडीज होती थी ना, वो 7-8 प्लेयर तो वो इंजर्ड करके वापस भेज देते थे कि अगली दफा देख लेना आना भी है कि नहीं। तो एक खौफ होता था आपका। और इंडिया को, इंडिया में होम सीरीज अब एक मिस्ट्री बनती जा रही है कि यार पाकिस्तान भी खेल ही ले एक दफा इंडिया के साथ। मैं कहता हूँ सर अब वो भी एक हो जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें लगता था कि यार पाकिस्तान बड़ा टफ टाइम दे सकती है इंडिया को। इंडिया में आखिरी दफा जो सीरीज थी डोमेस्टिक की, डोमेस्टिक कह रहा हूँ, आखिरी दफा जो सीरीज थी घर में, वो भी पाकिस्तान जीता था। तो खैर ये एक मिस्ट्री ही बनती जा रही है कि इंडिया को इंडिया में कैसे हराना है। मुश्किल से मुश्किल होता जा रहा है ये सब कुछ। उसके बाद आप जानते हैं न्यूजीलैंड की टीम पहुंच गई होगी, वेडनेसडे को पहले टेस्ट मैच है बेंगलोर में। अब सारा फोकस उसकी तरफ है और मेरा ख्याल है इंडिया को ज्यादा मुश्किल नहीं होनी चाहिए उस सीरीज में भी। लेकिन कमिंग बैक टू दिस T20 मैच, रेयान पराग, आई स्टिल बिलीव के कहां बैटिंग करें ऊपर, लेकिन उनको ऊपर बैटिंग करवानी है अगर उनके अंदर से आपने पूरा पोटेंशियल निकालना है। देखें रेयान पराग इज ए काइंड ऑफ प्लेयर, आज भी उन्होंने मेरा ख्याल है हाँ 34 किया 13 बॉलों पे। रेयान पराग इज ए काइंड ऑफ प्लेयर जो अपनी इनिंग्स को बिल्ड करता है, और अगर आप उसको नीचे बैटिंग कराएंगे, और इंडियन टीम में एक तो ऊपर वाले आउट नहीं होते, और जब ऊपर वाले आउट हो जाएं तो आपकी बैटिंग आएगी, मतलब को 13-14 ओवर शायद गुजर गए हो तो आपको आते साथ ही तेज क्रिकेट खेलनी पड़ेगी, और उसमें आप अपनी नेचुरल गेम नहीं खेलते तो थोड़ी ज्यादती हो जाएगी। या तो उसको ठीक नंबर पे खिलाएं, मेरे ख्याल से इतना नीचे रेयान पराग को अगर आप खिलाएंगे, चौथे पांचवें छठे नंबर पे अगर आप उसको खिलाएंगे, तो मैक्सिमम रेयान पराग को ना ये आई थिंक 1 डाउन यार उसको खिलाओ। मतलब हम सारे चाहते हैं कि रेयान पराग के अंदर से वो टैलेंट सारी दुनिया को दिखे। एंड मैं कोई कंपैरिजन नहीं कर रहा, मैं कोई कंपैरिजन नहीं कर रहा, कोई कंपैरिजन है ही नहीं है। बट रेयान पराग के अंदर ना मुझे इंडिया के एक बहुत बड़े बैटर की झलक नजर आती है, बहुत बड़े बैटर की झलक नजर आती है। उसी बैटर ने रेयान पराग को डेब्यू कैप भी दी थी और ये भी कहा था कि तुम्हारे बारे में हमने बहुत सुना। तो वी होप कि जो भी हमने सुना है वो ठीक हो, एंड वी बिलीव इन यू वगैरह वगैरह, अच्छे टच में नजर आए। और हार्दिक पांड्या तो एक गोल्डन फॉर्म में है। जब से उनकी जिंदगी की टेंशनें खत्म हुई है ना, समझ रहे हैं ना, जब से उनकी जिंदगी की टेंशनें खत्म हुई है ना, वो निखर के एक प्लेयर बन गया यार। 18 बॉल्स पे 47, मतलब हर मैच में आपको बॉल हाथ में आ जाए, बैट हाथ में आ जाए, फील्डिंग, क्या जबरदस्त कैच पकड़ रहे हैं। मतलब इंतजार कर रहे हैं कि कोई ऐसा मोमेंट आए कि मैं गेम में कंट्रीब्यूट कर पाऊं। क्या जबरदस्त हार्दिक पांड्या निखर के क्रिकेटर बनते जा रहे हैं। मेरा एक छोटा सा गिला, एक ख्वाहिश थोड़ी सी ये है कि जितना अच्छा सर्व हार्दिक पांड्या इंडियन टीम को व्हाइट बॉल में कर रहे हैं, अगर यही चीज कहीं रेड बॉल में आ जाए ना, तो बॉस टीम में जो बैलेंस आ जाता है ना, वो बहुत नेक्स्ट लेवल पे चला जाता है।
बहुत मुश्किल है इंडियन टीम को हराना अगर हार्दिक पांड्या टेस्ट क्रिकेट भी कंसिस्टेंसी के साथ खेलना शुरू कर दें। एंड आई होप के जिस जोन में वो 1.5-2 साल पहले थे, थोड़ा ईगो, वो थोड़ी लड़ाई शराई, ये वो कप्तानी वगैरह वगैरह, अब वो चीजें बड़ी कम हो गई हैं। अब वो समझ गए होंगे, और T20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद या वर्ल्ड कप जीतने के बाद आपका वैसे ही दिमाग थोड़ा सा खुलता है। आप थोड़े रिलैक्स होते हैं कि यार आई एम कप विनिंग प्लेयर, मैं वर्ल्ड कप जीता हूँ, वर्ल्ड कप है मेरे पास मेडल है वर्ल्ड कप का। तो आपके अंदर एक ठहराव आता है, और वो ठहराव उनके अंदर नजर आता है। 297 एक ऐसा टोटल था जो नहीं चेंज हो सकता था, सीधी सी बात है। पिछले मैच में भी हम यही कह रहे थे कि बांग्लादेश इस मैच में नहीं था। डिसअपॉइंटमेंट मुझे इस चीज की है कि बांग्लादेश ने इस सीरीज में कहीं पे मुकाबला ही नहीं किया। मतलब टेस्ट मैच में भी 5-10 मिनट के लिए वो पहले टेस्ट मैच की पहली इनिंग्स को साइड पे कर दें, कुछ मतलब नजर ही नहीं आया उनकी तरफ से। बाकी जब इंडियन टीम बॉलिंग करनी आई तो बड़ा अच्छा लगा कि मयंक यादव को नया बॉल दिया गया, उन्होंने पहले ओवर में विकेट भी ली पहली बॉल पे। और मैं आपको लगातार बता रहा था कि मेरी ख्वाहिश है कि मयंक यादव को ये पहला या दूसरा ओवर कराएं। उससे ये होगा कि जो अपोजिशन है ना वो बैकफुट पे चली जाती है। मतलब आपके सामने कोई दुनिया का एक आम बॉलर आ रहा है ना, कोई भी बॉलर आप ले लें, तो आप ठीक है उसको खेलते हैं। लेकिन जब आपके सामने ऐसा बॉलर आए कि आपको पता हो कि यार ये वक्खी में बॉल मार सकता है, ये सर पे बॉल मार सकता है, इसकी 150 तक बॉल होनी है इसकी, ये एट टाइम्स इससे ऊपर भी जाएगा, तो आप ऑलरेडी बैकफुट पे होते हैं। और दुनिया में आई थिंक 3-4 ही बैटर होते हैं, पूरी दुनिया में 3-4 बैटर होते हैं जो 150 से ऊपर वाली गति के बॉलर को खेलने का स्किल रखते हैं, जिनके अंदर ये ब्रेवनेस होती है कि यार हम इनका मुकाबला कर लेंगे, और वो हर टीम में नहीं होते। सो बहुत एडवांटेज हो जाता है आपको जब आप 150 वाला पेस आपके पास हो। और अगेन मयंक यादव जब आगे बड़ी टीम के अगेंस्ट खेलेंगे, हो सकता है इनको मार पड़े, इनको कुट पड़े, लेकिन आपने इन पे बिलीव रखना है अपना। मतलब बीइंग ए पाकिस्तानी आई कैन टेल यू, बिकॉज हमने बहुत फास्ट बॉलर प्रोड्यूस किए हैं, सो मैं आपको बता सकता हूं कि फास्ट बॉलर्स को बड़ी मार पड़ती है। आपने उनके साथ रन्स का रोला नहीं डालना कि यार तू रन खा गया, रन्स का रोला नहीं डालना। आपने कहना ठीक है भाई हम तुझे बैक कर रहे हैं, तू बस विकेट हमें चाहिए। वो रन रोकेगा ना तो भाई उसको मजीद रन पड़ेंगे, क्योंकि ये जो कहीं ना कहीं ये जो 150 पे डालने वाले होते हैं ना, ये तेज डालना चाहते हैं। इनका फोकस, मतलब एक शेन बॉन्ड थे न्यूजीलैंड के, जिनके बारे में शुएब अख्तर ने भी कहा हुआ है कि वो दुनिया के वाहिद एक्सप्रेस फास्ट बॉलर थे, जिनके पास पेस भी था, जिनके पास लाइन और लेंथ भी थी, और जिनके पास सीम और स्विंग दोनों थी। वो लाइन और लेंथ पे फोकस करते थे। लेकिन उसके अलावा जितने फास्ट बॉलर दुनिया में आए हैं बॉस, वो कहते थे कि मैंने जितना पिछला बॉल मैंने तेज फेंका है ना, मैंने आने वाला उससे भी तेज फेंकना है। सो 3-0 एक्सपेक्टेड था, कोई सरप्राइजिंग रिजल्ट नहीं है। अब हमें थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा 3-4 दिन का। सैटरडे आज ऑब्वियसली, और वेनेसडे को इंडिया और न्यूजीलैंड का टेस्ट मैच बेंगलोर में शुरू होना है। और आपको पता है जैसे ही टेस्ट मैच खत्म होगा, डे 1 डे 2, उसके फौरन बाद हमारे यूट्यूब चैनल पे उसके रिव्यूज आएंगे। अब इसका मतलब ये नहीं है कि वेडनेसडे से पहले वीडियोस नहीं आएंगी, रेगुलरली हम अपनी वीडियोस बनाएंगे यूट्यूब पे। आपकी मोहब्बत मुझे देने का बहुत ज्यादा शुक्रिया। वीडियो पसंद आए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। गुड नाइट।